ध्यान मिलता है। तो देख सकते हैं चैप्टर का नाम है ईंटें मन की अस्थियाँ। इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं 4 नंबर वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली को बताइए। हड़प्पा सभ्यता जो थी इसकी जल निकासी जो प्रणाली थी उसको बताना है आपको। तो इसका उत्तर है नालियाँ ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाई गई थी। ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पहले नालियों का निर्माण और उसके बाद घरों का निर्माण किया जाता था। ये मैं आपको बस पढ़ के बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन आपको खुद करना है। ठीक है, घरों का पानी जो है नालियों में जाता था, घरों का पानी जो है नालियों में जाता था। छोटी छोटी नालियाँ मिलकर बड़े नालों से जुड़ी होती थी। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पाई लिपि के विशेषता बताइए। रहस्यमयी लिपि थी, चित्रात्मक लिपि। ठीक है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। चिन्हों की संख्या जो थी इस लिपि के अंदर वो थी आपकी 375 से लेकर के 400 तक। रहस्यमयी लिपि मैंने आपको बता दिया, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका इसे। तीसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जीवन निर्वाह के लिए क्या क्या करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे वो आपको बताना है। तो देखिए, पहला तो खेती करना, वो खेती करते थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम फैक्ट्री वगैरह तो थी नहीं, तो खेती करेंगे मेनली, आपको पता ही है। दूसरी नंबर बात, गेहूं, जौ, चावल, तिल आदि की खेती करते थे। ये कुछ चीज़ें हैं इनकी खेती की जाती थी उस टाइम पे, जिसके साक्ष्य भी इतिहासकारों को मिले हैं खुदाई के दौरान। ठीक है, पशुपालन करना, पशुपालन जैसे गाय, भैंस, सूअर आदि, भेड़ वगैरह पालते थे, बकरी वगैरह। इससे दूध उत्पादन होता था और भी काम किए जाते थे इन्हीं जानवरों के द्वारा। ठीक है, जंगलों से प्राप्त उत्पादों का सेवन करना, जंगलों से जो प्राप्त उत्पादन होता था उसका सेवन करना, ये है आपका। चौथा क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताइए। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताने का मतलब है, ये अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में या यूनिट टेस्ट में, तो विशेषता का मतलब आप उसकी पॉजिटिव चीज़ें भी बता सकते हो, नेगेटिव चीज़ें बता सकते हो। जितनी चीज़ आपको पता है ना हड़प्पा सभ्यता की खास विशेषताएँ, तो सब चीज़ बता देनी है आपको। तो देखिए, पहले तो ये नगरीय सभ्यता थी, इसके अंदर कृषि होता था, पशुपालन करा जाता था। ठीक है, इसकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी। व्यापार प्रणाली भी प्रसिद्ध थी, उस टाइम पे व्यापार भी क्या करते थे, माप तोल पद्धति भी थी। जैसे आज के टाइम पे 1 किलो चीनी लेते हो तो तोल के 1 केजी दिया जाता है, उसी तरह की माप तोल पद्धति भी थी। मृदभांड कला थी उस टाइम पे, उन्नत भवन निर्माण की कला थी उस टाइम पर, अद्भुत जल निकासी प्रणाली थी। व्यापार प्रणाली आपको पता है, तो ये व्यापार प्रणाली 2 बार हो गया। ठीक है, सड़कों का निर्माण होता था उस टाइम पे भी, विशाल स्नानागार थे और समाधान प्रणाली। ये कुछ 11-12 पॉइंट है, तो इसके अंदर से आप 8 भी एक्सप्लेन कर देंगे, 9 भी एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पतन को स्पष्ट करें। देखिए, हम उस टाइम पे देखने तो नहीं गए कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ है, बट अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। कई इतिहासकार कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, और कई इतिहासकारों का मानना है कि वनों की ज़्यादा कटाई के कारण इसका विनाश हो गया, ख़त्म हो गया, पतन हो गया उसका, जो भी है। बाढ़ का आना एक कारण माना जाता है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, तो उसके अंदर भी ये दिखा रखा है कि बाढ़ आने की वजह से क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है। चौथा है नदियों का सूख जाना। नदियाँ जो उस टाइम बहती थी हड़प्पा सभ्यता के, वो सूख जाना इसके कारण से, या भूकंप आना। आर्यों का आक्रमण, भारी लोगों का आक्रमण कह सकते हैं। नदियों का मार्ग बदलना, आग लगना। लेकिन जो ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि क्यों हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है, तो वो ये मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण। देखिए, आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पे बहुत पुराने टाइम पे डायनासोर रहते थे। ठीक है, तो डायनासोर क्या थे कि इतने बड़े जीव थे, लेकिन कहते हैं कि उल्का पिंड आया और मतलब बहुत सारे डायनासोर उसके अंदर मर गए और कुछ बच गए। लेकिन वो कुछ डायनासोर क्या हुआ कि वो, अब कहते हैं कि वो डायनासोर मर गए, लेकिन रियलिटी ये है कि वो डायनासोर मरे नहीं हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं आज के टाइम पे ही, लेकिन वो अब जलवायु परिवर्तन के कारण अपने शरीर को इस हिसाब से ढाल लिया है, आज के टाइम की जैसी जलवायु है इस हिसाब से ढाल लिया है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो कॉकरोच हो गए आपके, ठीक है, या कौवे हो गए, चील हो गया, गिद्ध हो गए। ठीक है, आज के टाइम पे भी है, तो ये उस टाइम के ही है। ठीक है, चमगादड़ हो गए, उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, आज बहुत छोटे हैं। ग्रेविटी भी कह लीजिए या जलवायु परिवर्तन, तो इन्होंने अपने आप को बदल लिया, लेकिन हड़प्पाई वासी अपने आप को नहीं बदल सके, तो इसलिए हड़प्पा वासियों का पतन हो गया। ये बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है।
तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा से कि धम्म से क्या अभिप्राय है, जो धम्म है उससे क्या अभिप्राय है, तो वो बताना है आपको। आंसर देखते हैं इसका। धम्म एक नियमावली है। धम्म जो था वो एक नियमावली था जिसे अशोक ने अपनी अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। अशोक जो था उसने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, ये है। दूसरा पॉइंट है इसी का आंसर। इसमें लिखा था बड़ों के प्रति आदर करना, मतलब एक नियमावली था जिसके अंदर बहुत सारे नियम लिखे हुए थे। आगे चलते हैं। तीसरा है पॉइंट इसी के अंदर, सन्यासियों ब्राह्मणों के प्रति आदर, ठीक है, और उदारता की भावना रखना। चौथा पॉइंट है इसमें, सेवकों और दासों के प्रति उदार व्यवहार करना, मतलब अच्छा व्यवहार करना। पांचवा है दूसरों के धर्मों और जो दूसरों के धर्म होते हैं और परंपराओं का आदर करना। ठीक है, ये कुछ बातें इसमें लिखी हुई थी धर्म में, तो यही था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसकी तैयारी ज़रूर कर ले बच्चे। दूसरा क्वेश्चन है, उपज बढ़ाने के तरीके कौन कौन से थे जो मौर्य काल में अपनाए गए। उपज बढ़ाने के तरीके कौन कौन से जो मौर्य काल में अपनाए गए थे। ठीक है, हलों का प्रयोग, पहले क्या हुआ, हलों का प्रयोग किया गया उस टाइम पे जिससे उपज बढ़ाई जा सके। ठीक है, आगे देखिए, लोहे के फाल वाले जो फाल लगने से उपज बढ़ी, मतलब लोहे के फाल जो होते थे वो लग गए। ठीक है, जिससे कि उपज और बढ़ गई। पहले लोहे के फालों का उपयोग नहीं किया जाता था। तीसरा है कुओं तालाबों नहरों से सिंचाई, इनके सिंचाई से और फसल उगी। ठीक है, उपज बढ़ी। पर्वतीय इलाकों में कुदाल का प्रयोग किया जाने लगा। पर्वतीय इलाके जो थे वहाँ पर कुदाल का प्रयोग करने से और उपज बढ़ने लगी। गंगा व कावेरी जैसी नदियों का होना, गंगा व कावेरी नदी के होने से सिंचाई और भी आसान हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई की जा सकने लगी। जैसे कि पानी की कमी के मतलब पानी की कमी की जो पूर्ति हो गई। ठीक है, पानी की जो कमी हुआ करती थी उसकी पूर्ति इन नदियों ने कर दी और फसल और उगने लगे, उपज बढ़ गया। अत्यधिक मेहनत कर उपज बढ़ाने का प्रयास करना, अधिक मेहनत किया गया। ठीक है, उससे उपज बढ़ाया गया। पंजाब और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में लोहे वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में ही शुरू हुए, 20वीं सदी से ही शुरू हो गए एक तरह से। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे कि उपज बढ़ाए गए इस मौर्य काल में। तीसरा क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी के क्या स्रोत है। अब देखिए, कोई भी चीज़ होता है, ठीक है, पुराने टाइम का, उसकी जानकारी के स्रोत है। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश जो था उसके बारे में जानकारी के क्या स्रोत है। तो देखिए आंसर है पहला मूर्तिकला। एक तो मूर्तिकला, अलग अलग तरह की मूर्तियाँ, ये एक स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत है एक तरह से। दूसरा है समकालीन रचनाएँ, जैसे इंडिका पुस्तक जो कि मेगास्थनीज द्वारा रचित थी, लिखी गई थी, एक ये हो गया। तीसरा अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा रची थी, चाणक्य द्वारा लिखी गई थी, ये कुछ पुस्तकें थी। चौथा है जैन बौद्ध धर्म व पौराणिक साहित्य, ये कुछ है। ठीक है, अशोक द्वारा लिखवाए गए स्तंभ, अशोक द्वारा जो लिखवाए गए स्तंभ थे एक तो ये है। और छठा है अशोक द्वारा प्राकृतिक पत्थरों पर लिखवाए गए संदेश, जो प्राकृतिक जो पत्थरों पर लिखवाए गए संदेश थे। पता है आपको, कोई पत्थर पर कोई चीज़ लिख देगी तो वो लाखों सालों तक वैसा ही रहेगा जब तक वो पत्थर मतलब एक ठीक रहेगा, जब तक उस पर वो चीज़ लिखी रहेगी। तो एक पत्थरों पर लिखा हुआ संदेश के माध्यम से भी पता लगाया जाता है, ये भी एक स्रोत है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना कैसे। देखिए, हम आपको वही क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित हो। बेसिकली हमने क्या किया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ हिस्ट्री का तो चलाया है, बट उसके अंदर आंसर नहीं दिया था। अब हमने ये सोचा कि चलो बच्चे आंसर की डिमांड कर रहे हैं तो हम आंसर वाली सीरीज़ भी चला देते हैं जिसके अंदर आपको आंसर भी देंगे। तो इसमें हम आंसर भी दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये चौथा क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मगध के बारे में है। तो देखिए क्यों शक्तिशाली था। पहला है प्राचीन शक्तिशाली जनपद था, ये प्राचीन शक्तिशाली जनपद थे। इस पे बहुत सारे महान महान राजाओं ने राज किया था। ठीक है, शासकों ने शासन किया था। इर्द गिर्द पहाड़ी थी जो कि प्राकृतिक रूप से इसकी रक्षा करती थी तथा लोहे की खानें थी। इसके इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थी जो कि इसकी प्राकृतिक रूप से रक्षा करती थी। सिक्योरिटी का काम प्राकृतिक रूप से ही हो रहा है। ठीक है, और प्लस में आपका लोहे की खानें थी जिससे कि हथियार वगैरह बनाने में बहुत आसानी होती थी।
अगला है भूमि उपजाऊ होने के कारण खेती अच्छी होती थी। भूमि उपजाऊ होने के कारण खेती अच्छी हुई तो कर अच्छा गया, कर अच्छा गया तो और ताकत मिली, आर्थिक ताकत। ठीक है। चौथा है गंगा व सोन नदी के पानी से सिंचाई। गंगा व सोन नदी जो होती थी उसके पानी से सिंचाई होती थी। पांचवा है नौका द्वारा यातायात की सुविधा थी। यहाँ पर नदियाँ हैं तो नौका द्वारा यातायात की सुविधा भी है। ठीक है। अच्छे शासक होने के कारण, अच्छे शासक हुए, महान शासक हुए, उनकी जो टेक्निक्स थी उस टाइम पे, उनकी जो कला थी, इस कारण भी ये बहुत ही शक्तिशाली रहा उस टाइम पे। जंगलों में हाथी उपलब्ध होना। जंगलों में हाथी उपलब्ध होने से एक इनको ये फ़ायदा हुआ कि जंगल में जाते, हाथी को लाते, ट्रेन करते उनको, और वो भी युद्ध में इनका साथ देते। तो एक शक्तिशाली होने का एक ये भी कारण है। ठीक है। ये कुछ कारण है जो कि मगध के शक्तिशाली बनाता है। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पांचवा है आपका ग्रामीण समाज में कौन सी विभिन्नताएं मौजूद थी। ग्रामीण समाज जो था उस टाइम पे उसमें कौन सी विभिन्नताएं मौजूद थी वो बताना है आपको। तो पहला, उपज बढ़ाने का लाभ सभी लोगों को नहीं मिलता था। उपज बढ़ता था उसका लाभ सभी को नहीं मिलता था। ऐसा भी होता था कि उपज ज़्यादा बढ़ गया तो टैक्स ज़्यादा कर दिया जाता था, तो उसका लाभ सभी को नहीं मिलता था। उपज बढ़ रहा है तो टैक्स जा रहा है। इस तरह से एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। भूमिहीन किसान भी थे। ऐसा नहीं कि सभी किसानों के पास भूमि थी, ऐसे भी किसान थे जिनके पास कोई भी भूमि नहीं थी। ठीक है। वो दूसरों की भूमि, जो किसान मतलब बड़े बड़े किसान हुआ करते थे, उनकी भूमि पर काम करके अपना गुजार करते थे। ऐसे भी किसान हुआ करते थे। बड़े जमींदार भी थे, बहुत बड़े बड़े जमींदार भी थे वहाँ पे। एक तो एक वर्ग था जो भूमिहीन था, एक वर्ग जो था जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें थी। ठीक है। ग्राम का प्रधान व बड़े जमींदार ताकतवर तथा अमीर वर्ग के थे। ग्राम का जो प्रधान था और बड़े जो ताकतवर जमींदार हुआ करते थे वो अमीर वर्ग के थे। ठीक है। जबकि छोटे किसान कमज़ोर वर्ग के थे। जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा उस टाइम पे, जिसके पास उस टाइम ज़मीनें ज़्यादा हुआ करती थी, वो ताकतवर हुआ करता था। ठीक है। एक ये कारण है। और प्रधान का पद हमेशा वंशानुगत होता था। वंशानुगत का मतलब है कि बेटे का बेटा, फिर पोता, फिर परपोता, इस तरह से वंशानुगत चलता था प्रधान का पद। तो यही था इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम इसके। पहला क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के कर्तव्यों का वर्णन करें। जो मनुस्मृति थी उसके हिसाब से चांडालों के क्या कर्तव्य थे उनका वर्णन करना है। बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए, पहला है गांव से बाहर रहना। चांडाल जो हुआ करते थे वो गांव से बाहर रहा करते थे। चांडाल गांव से बाहर रहा करते थे, उनको गांव में रहने की इजाज़त नहीं थी। दूसरा है फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करना। फेंके हुए जो बर्तन हुआ करते थे गांव वालों के द्वारा, उनका ही प्रयोग करते थे वो। तीसरा है मृत लोगों के कपड़े पहनना। चांडाल आपको पता है शमशान घाट में या मृत व्यक्ति जो होते थे उनके कपड़े जो उनको मिलते थे वही कपड़े केवल पहनते थे वो। ठीक है। ये उनके कर्तव्य थे। रात में गांव में चलने पर मनाही थी। रात में वो गांव में नहीं आ सकते थे। ठीक है। और अगर वो गांव में आते भी थे तो सड़कों पर उनको करताल बजाते हुए आना पड़ता था। करताल यानी एक ढोल टाइप का होता है, वो बजाते हुए उनको गांव के अंदर आना होता था ताकि और लोग उनको देखने से बचे। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हो कितना नीच माना जाता था उन्हें, बहुत ही ज़्यादा नीच माना जाता था। ठीक है। सड़क करताल बजाते हुए जाना, ये सड़क पर भी मतलब मैंने बता दिया आपको। मृत लोगों को जलाना, मृत लोगों को जलाना वगैरह, उनका अंतिम संस्कार करना, ये सब उनका काम हुआ करते थे। और मृत लोगों के आभूषण वगैरह पहनना, जो मरे हुए लोग थे होते थे उनका आभूषण वगैरह पहनना, ये उनका काम हुआ करता था। तो बस यही था, ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार आदर्श जीविका के नियम का वर्णन करें। आदर्श जीविका जो होती थी उनके नियमों का वर्णन करना है आपको। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका के नियम। ठीक है। 4 जो वर्ण थे उसके लिए आदर्श जीविका के जो नियम है वो बता रखे हैं। अब देखिए, पहला वर्ग है ब्राह्मण। उसके लिए क्या मतलब एक आदर्श जीवन जीने के लिए क्या उसकी मतलब मुख्य काम हुआ करते थे वो देखिए। पहला अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना। ठीक है। यज्ञ करवाना और करना। ठीक है। तथा दान लेना व देना। दान लेना, ज़्यादातर दान लेते थे और देते थे। ठीक है। तो ये ब्राह्मण जो हुआ करते थे, ब्राह्मण वर्ग के, ये उनका काम हुआ करता था। अगला है क्षत्रिय। क्षत्रिय के लिए क्या काम होता था? युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, ये इनका काम था। तीसरा है वैश्य। अब वैश्य लोगों का क्या काम होता था? वैश्य लोगों का काम होता था वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान देना, कृषि, गोपालन। ठीक है।
कृषि मतलब कृषि करना, गो पालन यानी गाय वाय पालना, गाय भैंस पालना, ठीक है। और व्यापार करना इनका काम हुआ था, ठीक है, ये इनके काम हुआ करते थे। चौथा है, आप देख सकते हैं, शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करना, यही इनका काम होता था शूद्र का। तो शूद्र जो हुआ करते थे वो तीनों वर्णों की सेवा किया करते थे। तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि विवाह के प्रकारों को बताइए। विवाह कितने प्रकार के होते थे वो बताना है आपका। तो पहला है अंतर विवाह पद्धति। इस विवाह के अंतर्गत एक ही गोत्र में विवाह करना अंतर विवाह कहलाता था। एक ही जो गोत्र होता था उसी के अंदर अगर विवाह कहलाते हैं तो वो अंतर विवाह पद्धति कहलाता है। दूसरा है बहिर्विवाह पद्धति। इसके अंदर क्या होता था, गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह कहलाता था। बहुत आसान है, ठीक है, याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट है ये। तीसरा है बहुपत्नी विवाह। इस प्रथा से पुरुषों को अनेक पत्नियों को रखने का अधिकार होता था। बहुपत्नी में बहुत सारे पत्नियों को रख सकते थे, बहुत सारे पत्नियों के साथ विवाह किया जा सकता था। और अगला है बहुपति विवाह। इस प्रथा में स्त्री अनेक पतियों से विवाह कर सकती थी, ठीक है। तो ये कुछ विवाह के नियम मतलब पद्धतियाँ थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। इस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या मुख्य बातें हुई है वो आपको बताना है, ठीक है। बैकग्राउंड में आपको चिड़ियों वगैरह की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं अभी छत पे हूँ और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, तो चिड़िया वगैरह बोल रही हैं, तो इसका भी आनंद लेते रहे। एक तरह से इन्वायरमेंट प्राकृतिक रूप से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, पहला है सातवाहन के होने के सबूत, जिससे पता चलता है कि मातृसत्ता का पितृसत्ता थी, मतलब मातृसत्ता व पितृसत्ता थी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें थी उस टाइम पे। दूसरा है इस समय वर्ण व्यवस्था बहुत प्रबल थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इस टाइम जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रचलन में थी, जैसे कि आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है वर्ण व्यवस्था के अंदर, ठीक है। तीसरा है अस्पृश्यों का जिक्र मिलता है, उदाहरण के लिए चांडाल, मतलब जिन्हें छूना मना था, यहाँ तक कि देखना तक मना था, जैसे कि चांडाल हो गए हमारे, इनका जिक्र मिलता है इस टाइम पीरियड के अंदर। चौथा है विवाह के 8 नियम थे, जिनमें से 4 को मुख्य माना जाता था। बेसिकली विवाह के 8 नियम थे लेकिन 4 को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, मुख्य माना जाता था। पांचवा है राजा क्षत्रिय नहीं बल्कि वैश्य थे। ऐसे भी कई सबूत मिले हैं जबकि राजा जो होता केवल क्षत्रिय ही ना होकर के वैश्य भी राजा हुआ करते थे, ऐसे कई सबूत देखने को मिले हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है? 2 क्वेश्चन एक ही में मिक्स करके दिया गया है। अब इसका आंसर देख लीजिए। नहीं, महाभारत का कोई एक रचयिता नहीं था, क्योंकि कई वर्षों तक लिखा गया था। महाभारत आपको पता है कई वर्षों तक लिखा गया था, इसी कारण इसे गतिशील ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर और सारे श्लोक ऐड होते गए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। तो ये एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये आपका हो गया। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्यों? देखिए इसका आंसर देखिए, हजारों सालों तक लिखा गया। एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, केवल संस्कृत में ही नहीं लिखा गया था, ठीक है, केवल संस्कृत में ही नहीं लिखा गया, एक ये हो गया। तीसरा है आपका अलग अलग भाषाओं में लिखा गया था, ये अलग अलग भाषाओं में लिखा गया था। चौथा है दुर्योधन व पांडव की कहानियाँ मिलती है इसके अंदर। पांचवा है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है ये, विश्व लेवल पे अगर आप देखेंगे पूरे दुनिया के स्तर पे तो ये सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। छठा है श्लोक इतने की अंत ना हो, इसके अंदर श्लोक भरपूर है, ठीक है। सातवां है आज भी इसमें बदलाव किए जाते हैं। आज के टाइम पे भी अगर आप देखें तो इसके अंदर बदलाव किए जाते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, तो बदलाव किए जाते हैं। तो यही है मतलब इसके अंदर। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ये क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए पूछ लेगा, इसको घुमा के पूछ लेगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसको घुमा देगा मनुस्मृति के अनुसार चाल डालोगे कर्तव्य बताइए, तो इसको इस तरह से घुमा देगा कि अस्पृश्य जो थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी में, तो अस्पृश्य जो ये टाइम पीरियड दिया हुआ है आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालिए क्वेश्चन बना हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन बना दे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक की जो अस्पृश्य लोग थे उनके जीवन के बारे में बताइए, तो अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अस्पृश्य पूछ लिया, लेकिन इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है आपसे कि जो चांडाल हुआ करते थे उनके कर्तव्यों को बताना है। बेसिकली तो चांडालों के बारे में ज़्यादा जिक्र है, तो चांडालों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
इसी तरह से और कोई क्वेश्चन घुमा सकता है, जैसे क्या, जैसे यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे, क्या ये संभव है कि महाभारत एक गतिशील महाभारत का एक ही रचयिता था। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा देगा कि आप कह सकते हैं कि महाभारत के बहुत सारे रचयिता थे, ठीक है। इस तरह से मतलब इसको भी घुमा देगा एक तरह से, ये भी घूमता है क्वेश्चन। बट हाँ 8 नंबर के क्वेश्चन उतने नहीं घूमते हैं जितने कि छोटे नंबरों के क्वेश्चन घूमते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन सीधे सीधे दिए होते हैं ताकि उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। कई बार क्या होता है कि बहुत घुमा भी देता है, ठीक है। और चैप्टर्स की वीडियो बताऊँगा तो उसके अंदर आपको बताऊँगा घूमे हुए क्वेश्चन। और हाँ इसका तो एक सीरीज ही चलाऊँगा जो एकदम पेचीदा क्वेश्चन होंगे, जो बच्चे समझ गए वही बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के कर्तव्य बताने, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों के अनुसार आदर्श जीविका के नियमों का वर्णन करना, मतलब एक आदर्श जीविका क्या होती थी, एक आदर्श रूप से एक व्यक्ति कैसे जी सकता है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा बता ही दिया आपको। एक तो ब्राह्मण के बारे में बता दीजिएगा, इन सबको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे 2 लाइन में हमने बता रखा है तो उसको 2 ही लाइन में ना करके आप थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और बस यही था ये वाला वीडियो, ठीक है। और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, सिर्फ हमने जितना एक्सप्लेन किया उतना एक्सप्लेन करके छोड़ नहीं दीजिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। पहला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की जो बेगम थी उनका क्या योगदान था, जो बेगमें थी वहाँ के उनका क्या योगदान था। तो इसका आंसर ये आप देख सकते हैं कि पहला है बेगमों द्वारा अति शाला व संग्रहालय बनाने के लिए धन का योगदान, मतलब यहाँ पर संग्रहालय वगैरह बनवाने के लिए धन का योगदान दिया गया, ठीक है। दूसरा है विदेशी लोगों को सांची का स्तूप फ्रांस न ले जाने देना, विदेशी लोग जो थे उनको स्तूप जो है फ्रांस न ले जाने देना। तीसरा है स्तूपों के रखरखाव के लिए धन का अनुदान, स्तूप जो होते थे उनके रखरखाव के लिए धन का अनुदान, ठीक है। चौथा है बेगमों द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन के लिए भी अनुदान। ये कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट है, इसका उत्तर ये ख़त्म हो जाता है। और भी अच्छा एक्सप्लेन करना है आपको क्योंकि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हो, इतना टाइम है नहीं कि ब्रीफली एक्सप्लेन करके आपको एक्सप्लेन करें, ठीक है। बताए तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, हम सिर्फ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं एक तरह से, ठीक है। आंसर भी है साथ साथ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है स्तूपों की विशेषता बताइए, स्तूपों की विशेषता बतानी है आपको। तो देखिए स्तूप एक गोलाकार जो गोलार्ध मिट्टी का टीला होता था जिसे अंड कहा जाता था, ठीक है। दूसरा है स्तूपों के स्थान पर बौद्ध से जुड़े कुछ अवशेष रखे जाते थे जिन्हें पवित्र माना जाता था, इनको क्या होता था, पवित्र माना जाता था, ठीक है। तीसरा है अंड के ऊपर एक छज्जे की तरह एक हर्मिका होता था जो कि देवी देवताओं का घर का प्रतीक होता था, ठीक है। चौथा है कई स्तूपों में तोरण द्वार भी होते थे, जो कई स्तूप होते थे जिनमें तोरण द्वार भी होते थे जिन पर पत्थरों की वेदिकाएं लिखी होती थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के तेजी से प्रचार प्रसार होने के क्या कारण थे, बौद्ध धर्म जो है उसके तेजी से प्रचार प्रसार होने के क्या कारण थे वो बताना है आपको। आंसर देख लीजिए। पहला है पुराने नियमों से लोगों का असंतुष्ट होना, पुराने जो नियम थे उससे लोगों का असंतुष्ट होना। दूसरा है बौद्ध धर्म के अच्छे आचरण और मूल्यों से सभी धर्म आकर्षित हुए, इसका अच्छे मूल्य और आचरण से कोई भी अच्छा धर्म होगा तो उससे आकर्षित होंगे ही होंगे, ठीक है। तीसरा है भारतीय शासक द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे सम्राट, भारतीय जो शासक थे उनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, जैसे कि एक एग्जाम्पल है सम्राट। चौथा है चीनी तीर्थ का यात्री द्वारा भारत आगमन से, ठीक है। और पांचवा हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षकों का दूर देशों में जाने से, ठीक है। ये कुछ कारण है जिसके कारण जो आपका बौद्ध धर्म के तेज़ी से प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। ये कुछ कारण है। चौथा क्वेश्चन है आपका कि जैन धर्म के तेज़ी से प्रचार प्रसार होने के क्या कारण थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन है जैन धर्म की शिक्षाएं बताइए। तो बस यही था आज का वीडियो। नजरिए इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है किताबुल हिंद पर नोट लिखिए। किताबुल हिंद वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। तो जरूर इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा क्योंकि हम देखिए ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दे रहे हैं, ठीक है। फालतू क्वेश्चन नहीं दे रहे हम आपको क्योंकि आपके एग्जाम से, तो ठीक है। तो देखिए
पहली बात तो ये अरबी भाषा में लिखी गई थी, किताबुल हिंद जो थी वो अरबी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है भाषा सरल व स्पष्ट थी, जो इसकी भाषा थी वो सरल व स्पष्ट थी, अरबी भाषा में थी, भाषा सरल व स्पष्ट थी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है एक विस्तृत ग्रंथ है, ये एक विस्तृत ग्रंथ है, ठीक है। चौथा है धर्म, दर्शन, त्यौहार, मूर्तिकला, रीति रिवाज, प्रथाएं आदि के बारे में जानकारी मिलता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें इसके अंदर जानकारी देखने को मिलता है, ठीक है, इस किताब के अंदर। आगे चलते हैं। कुल 80 अध्यायों में विभाजित है, ये जो किताब है कुल 80 अध्यायों में विभाजित है, 80 अध्याय हैं टोटल, ठीक है। छठा है आरंभ में एक प्रश्न फिर उसका वर्णन। आरंभ में इस पुस्तक में एक प्रश्न होता है, ठीक है, जैसे कोई भी प्रश्न हो गया, जैसे मान लीजिए फलाना फलाना, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए, ऐसा है नहीं एक्चुअली में, ऐसा मत लिखेगा, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे उस टाइम का कोई गांव होता था, तो डैश ये गांव है, इसके रीति रिवाज किस तरह से है, तो ये एक प्रश्न हो गया, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया था, प्रश्न चिन्ह था, उसके बाद उसके आंसर तरह में, ठीक है, तो प्रश्न उत्तर टाइप में ये पूरी की पूरी पुस्तक है, ठीक है, इस तरह से। अंत में अन्य संस्कृतियों से इसकी तुलना की गई है। अंत में क्या हुआ कि अन्य संस्कृतियाँ जो थी, अदर कल्चर्स वाले जो थे, उनसे इसकी तुलना की गई है, ठीक है। तो बस ये इसके इतने ही पॉइंट निकलते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उस संचार प्रणाली का वर्णन करें जिसकी कार्यकुशलता देखकर इब्न बतूता चकित रह गया। वो कौन सी ऐसी संचार प्रणाली थी जिसको देख करके इब्न बतूता बहुत ही मतलब अचंभित रह गया कि यार इतना मतलब यूनिक कार्य प्रणाली है, ठीक है, कार्य कह रहा हूँ मतलब संचार प्रणाली है, सॉरी कार्य प्रणाली मैंने बोल दिया हो, तो संचार प्रणाली, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संचार प्रणाली थी, तो देखते हैं हम। दो ही थी, एक तो डाक व्यवस्था थी, अश्व डाक व्यवस्था, और एक पैदल थी, तो वो उसी के बारे में देखने वाले। देखिए उसके अनुसार, उनके अनुसार क्या था, व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था, ठीक है, राज्य विशेष उपाय करता था। सभी व्यापारी मार्गों पर सराय व विश्राम स्थल बनाए गए थे। सभी जो व्यापारी मार्ग हुआ करते थे उस पर सराय व विश्राम स्थल बनाए गए थे, ठीक है, दो चीज़ें बनाई गई थी। तीसरा है डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर इब्न बतूता चकित रह गया। जो डाक प्रणाली की कार्यकुशलता थी उसको देखकर के इब्न बतूता चकित रह गया, ठीक है। अब वो क्या है वो देखिए, इससे व्यापारियों को लंबी दूरी तक सूचना भेजना संभव होता था, ठीक है। इससे जो व्यापारी होते थे उस उनका लंबी दूरी तक कोई संदेश या सूचना भेजना बहुत ही आसान संभव हो जाया करता था, ठीक है। देखिए जहाँ सिंधु से दिल्ली जाने में 50 दिन, ये बताता है इब्न बतूता उस टाइम के बारे में कि जहाँ सिंधु से दिल्ली जाने में 50 दिन लगते थे, वहीं डाक प्रणाली से 5 दिन लगते थे। अगर एक आदमी को सिंधु से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो उसे 50 दिन लग रहे हैं, वही अगर डाक प्रणाली से कोई अगर चिट्ठी, कोई संदेश भेजे, कोई मतलब कुछ भेजना चाहे डाक प्रणाली से, तो 5 दिन के अंदर सिर्फ चला जाता था, ठीक है। तो सोचिए कितना मतलब फास्ट होता था उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। आज का है नहीं, आज ऐसे तो है नहीं कि सेकंडों में चल जाता, लेकिन उस टाइम पे ऐसा होता था, ठीक है। इब्न बतूता द्वारा प्रस्तुत डाक प्रथा के साक्ष्यों की समीक्षा करें। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको कुछ बातें नहीं बताई डाक प्रणाली के बारे में, ठीक है। तो देखिए एक अश्व डाक व्यवस्था हुआ करती थी, एक पैदल डाक व्यवस्था हुआ करती थी, ठीक है, दो हुआ करती थी। अब आप इसमें कहेंगे कि अश्व वाला ज़्यादा तेज़ था या पैदल वाला ज़्यादा तेज़ था, तो देखिए इसमें पैदल डाक व्यवस्था को ज़्यादा तेज़ कहा गया है। क्यों? क्योंकि देखिए पैदल में क्या होता था कि हर अब मेरे को फिक्स डाटा याद नहीं, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख लीजिएगा, हर 3 या 4 मील पे लोग खड़े हुआ करते थे। तो मान लीजिए कोई संदेश लेकर गया, दौड़ कर गया 3 या 4 मील, फिर वहाँ से आदमी बदल गया, ठीक है। तो इसलिए पैदल वाला ज़्यादा तेज़ हुआ करता था, बल्कि अगर घोड़े को इतनी दूरी तक चलना है तो उसको रोकना भी पड़ेगा कहीं और उनको दाना वाना भी देना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा। बट क्या होता था, इतनी दूरी पर आदमी खड़े होते थे तो पैदल डाक व्यवस्था ज़्यादा तेज़ हुआ जाती थी, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की डाक प्रणाली थी उस टाइम पर, जिससे कि 50 दिन का सफ़र जो होता था 5 दिन में हो जाता था, और संदेश जो होता था बहुत ही आसानी से पहुँच जाया करता था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, इब्न बतूता द्वारा प्रस्तुत जो दास प्रथा के साक्ष्यों की समीक्षा करें। इब्न बतूता जो था उसने दास प्रथा के संदर्भ में क्या क्या बताया था। तो देखिए
पहला है बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे। जो दास होता था किसी आम वस्तु की तरह, जैसे खाना पीना कुछ भी हो गया, उसी आम वस्तु की तरह जो दास हुआ करते थे वो भी ऐसे ही बेचे जाते थे। एकदम एक वस्तु की तरह दासों को बेचा जाता था। होते थे वो आदमी, बट वस्तु की तरह उसको बेचा जाता था। ठीक है। दूसरा है भेंट के रूप में भी दासों को दिया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई राजा से मिलने जा रहा है तो उसे भेंट करना है, तो वो काजू किशमिश बादाम ये सब तो लेता था, साथ ही साथ 5,000 10,000 ऐसे दास ले जाया करता था, जो कि खरीदता था और वो काम करते थे राजा के लिए। ठीक है। जो खरीदा वो उसका मालिक। तो सोचिए किस तरह से रहा होगा उनका जीवन दासों का उस टाइम पे। ठीक है। ये हो गया। तीसरा है इब्न बतूता ने स्वयं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए सिंध पहुंचने पर घोड़े ऊँट व दास भेंट किए। उसने खुद भी घोड़े ऊँट और दास भेंट किए मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है। चौथा है उसके विवरण से पता चलता है कि दासों में काफ़ी विभेद थे। उसके विवरण से ये पता चलता है कि दासों में काफ़ी विभेद थे। ठीक है। पांचवा है घरेलू कामों के लिए दासों का कर इस्तेमाल किया जाता था। मतलब घरेलू कामों के लिए भी दासों का ही इस्तेमाल किया जाता है। कर लगा यहाँ पे, ये का है। ठीक है। दासों का ही इस्तेमाल किया जाता था घरेलू कामों के लिए भी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा जो होती थी कि किन तत्वों ने बर्नियर के ध्यान को विस्तृत वर्णन के लिए आकर्षित किया। ये सती प्रथा वाला क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि सती प्रथा के किन तत्वों ने बर्नियर के ध्यान को विस्तृत वर्णन के लिए आकर्षित किया। अब सती प्रथा के संदर्भ में बताना है। तो देखिए, बर्नियर के अनुसार कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लेती थी। मतलब बर्नियर कहता था कि कुछ जो महिलाएं होती थी प्रसन्न रूप से महिलाएं मतलब होती थी जो कि प्रसन्न रूप से मृत्यु को अपने गले लेती थी। सती प्रथा का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया, कोई आदमी मर गया, ठीक है, तो उसकी जो औरत होगी, उसकी जो वाइफ होगी, उसकी जो बीवी होगी, उसको भी उसके साथ जला दिया जाएगा। ठीक है। तो बर्नियर कहता है कि उस टाइम पे कई ऐसे औरतें थी जो हंसते हंसते ये सब चीज़ होने देती थी, अपने आप को भी मौत के गले लगवा लेती थी, लेकिन कई को ज़बरदस्ती मतलब जलाया जाता था। ठीक है। कुछ महिलाओं को बाध्य किया जाता था कि मरने के लिए, कुछ महिलाओं को ज़बरदस्ती वही बाध्य किया जाता था कि वो जा कर के जल जाए अपने पति के साथ। ठीक है। बर्नियर का सती प्रथा से संबंधित सबसे मार्मिक विवरण लाहौर की अल्पवयस्क विधवा का वृत्तांत है। ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले यहाँ देख लीजिए। यह अल्पवयस्क विधवा 12 वर्ष से अधिक न थी, उसको बलि होते हुए देखा। वह यह सब रोकना चाहता था परंतु वह असमर्थ था। ठीक है। देखिए बर्नियर जो है वहाँ से जा रहा था। ठीक है। एक जगह से जा रहा था, उस जगह का नाम यहाँ पे दिया है लाहौर। देखिए लाहौर है ना, यहाँ से जा रहा था तो उसने देखा कि वो एक महिला थी जो कि 12 वर्ष से भी कम थी, 11-12 वर्ष से भी कम थी वो। ठीक है। तो उस लड़की को, महिला तो नहीं लड़की बोलना ज़्यादा उचित रहेगा, उसको ज़बरदस्ती कुछ पंडित मिलकर और एक बूढ़ी औरत मिलकर के जला रहे हैं। ठीक है। जलाने ले जा रहे हैं। तो वो ये सब देख करके बड़ा ही दुखी हुआ और वो इसके लिए कुछ एक्शन यानी कुछ करना तो चाहता था, कुछ एक्शन लेना चाहता था, बट वो कुछ कर नहीं पाया। और इन्हीं सब चीज़ों ने उसे अपने वृत्तांत में इसके विस्तार पूर्वक लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। एक तरह से अंदर से मतलब एक जोश टाइप का जगह है कि वो अच्छे से लिखे इन सब के बारे में। ठीक है। ये सब है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन 6 नंबर का हो। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि अल बिरूनी द्वारा जाति व्यवस्था को समझने व व्याख्या करने का प्रयास की समीक्षा जो समीक्षा कीजिए। मतलब इसका संक्षिप्त में समीक्षा करना है आपको। आंसर देख लीजिए। प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों की मान्यता थी। प्राचीन जो फारस था उसमें 4 सामाजिक जो वर्ग थे उसके बारे में की बताया गया है। ठीक है। मान्यता थी। पहला घुड़सवार और शासक वर्ग, फिर भिक्षु अनुष्ठानिक, फिर पुरोहित और चिकित्सक, और फिर खगोल शासक तथा अन्य वैज्ञानिक, तथा अंत में कृषक और शिल्पकार। ये 4 है। ठीक है। तीसरा है पॉइंट, सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। सामाजिक वर्ग जो है केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। ठीक है। चौथा, इस्लाम धर्म से भी सभी को समान माना जाता था। विभिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में था। जो विभिन्नताएं थे केवल धार्मिक जो होता था उसके पालन में ही था। ठीक है। अल बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया।
जो अपवित्रता की मान्यता थी कि अगर इसको छू लिया तो ये अपवित्र हो जाए, इसको अस्वीकार किया उसने, ठीक है, स्वीकार नहीं किया। छठा है जाति व्यवस्था के विषय में उसका विवरण उसके नियामक संस्कृति ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह प्रभावित था। मतलब उसके जो सांस्कृतिक ग्रंथ थे, सांस्कृतिक ग्रंथ जिसको कह सकते हैं, उससे अध्ययन से पूरी तरह प्रभावित था, ठीक है। ये सातवां है, इस ग्रंथ में जाति व्यवस्था को चलाने के नियम होते थे। ये जो ग्रंथ होता है इसमें जाति व्यवस्था को चलाने के नियम हुआ करते थे, ठीक है। आठवां, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। वास्तविक जीवन में ये जो व्यवस्था थी वो इतनी भी कड़ी नहीं थी, ठीक है। तो बस यही था। और हाँ, वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा। इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर वाले 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन ने भारत के किन धार्मिक स्थिति, ठीक है, 2 बार यहाँ स्थिति है, पर क्या प्रभाव डाला। मतलब जो भक्ति आंदोलन था उसने भारत की धार्मिक स्थिति पर क्या प्रभाव डाला। तो धार्मिक स्थिति के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। तो आंसर देखते हैं। पहला है हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा हुई, ठीक है, भक्ति आंदोलन के द्वारा, ठीक है। दूसरा है ब्राह्मणवाद में कमी, ठीक है, जाति प्रथा का विरोध। ब्राह्मणवाद जो था उसमें कमी देखने को मिली और जाति प्रथा का विरोध देखने को मिला, ठीक है। तीसरा है इस्लाम के प्रसार में कमी, इस्लाम का जो प्रसार था उसमें कमी देखने को मिली, ठीक है। इस्लाम का जो प्रसार हो रहा था उस टाइम पे उसमें कमी देखने को मिली। चौथा है आपका पॉइंट, वो है पवित्र स्थलों में वृद्धि। जो पवित्र स्थल थे, मंदिर मस्जिद हो गए आपके और गुंबद हो गए, इस तरह के जो पवित्र स्थल हुआ करते थे उसमें वृद्धि देखने को मिली उस टाइम पीरियड में, ठीक है। पांचवा पॉइंट है सिख समुदाय का उदय हुआ। सिख जो समुदाय था एक उस टाइम पे उसका उसमें उदय देखने को मिला, मतलब सिख समुदाय का उदय देखने को मिला हमें उस टाइम, ठीक है। छठा पॉइंट है बौद्ध धर्म का पतन हुआ। जो बौद्ध धर्म जो था उसका पतन हो गया, ठीक है, पतन यानी खत्म हो गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबीर की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन करें। जो कबीर की मुख्य शिक्षाएं हैं उसका वर्णन करना है। तो आंसर देख लेते हैं। पहला है वे परम सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे। वो जो परम सत्य होता था उसको अल्लाह, खुदा और हजरत और पीर कहते थे, ठीक है। दूसरा है उन पर वेदांत दर्शन का प्रभाव था। अंततः वे सत्य को अलग या अदृश्य, निराकार, ब्राह्मण और आत्मा कहकर संबोधित किया करते थे। मतलब वो कहते थे कि मतलब उन पर क्या होता था, वेदांत दर्शन का प्रभाव था। वेदांत दर्शन, देवताओं का दर्शन, इस तरह का प्रभाव था, ठीक है। अतः वे सत्य को अलग या अदृश्य निराकार ब्राह्मण, ठीक है, अदृश्य निराकार ब्राह्मण और आत्मन कहकर संबोधित किया करते थे। ये कुछ शब्द थे जिनको ये कहकर सत्य संबोधित किया करते थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कबीर एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। एक ईश्वर यानी कि एक ईश्वर, ठीक है, ये अल्लाह आपके, ठीक है, और भगवान राम हो गए, सिख समुदाय में आपके गुरु नानक जी हो गए, ठीक है, इधर आपके वो हो गया क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन में कोई और भगवान हो गए, और भी जैन बौद्ध, इस तरह से और भगवान। तो उतना नहीं, एक ईश्वरवाद यानी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनका कहना था सबका मालिक एक, ठीक है। चौथा पॉइंट है कबीर मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। कबीर जो थे मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। मूर्ति पूजा उनको पसंद नहीं था, वो उसके विरुद्ध थे, ठीक है, मूर्ति पूजा के। पांचवा पॉइंट है वे नाम सिमरन की हिंदू परंपरा में विश्वास रखते थे। नाम सिमरन के हिंदू परंपरा में विश्वास रखते थे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे। और आपको पता है कबीर की जब डेथ हुई थी तो उनको ना तो जलाया गया था ना दफनाया गया था, उनको ऐसे ही रख दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है इतिहासकारों द्वारा धार्मिक परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किए गए विभिन्न स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। जो पुनर्निर्माण मतलब इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए जो विभिन्न स्रोत है, ठीक है, वो मतलब धार्मिक परंपराओं के इतिहास का, तो वो आपको बताना है। तो आंसर देख लेते हैं। पहला है स्तूप हो गया आपका, विहार और मंदिर, ठीक है, स्तूप, विहार और मंदिर, ये हो गया, ठीक है। दूसरा है पुराण। पुराण भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है इतिहास के पुनर्निर्माण में, धार्मिक इतिहास के पुनर्निर्माण में। तीसरा है आपका संत कवियों की रचना। जो संत कवियों की रचना रही है वो भी एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, ठीक है। चौथा है अनुयायियों द्वारा लिखी जीवनियाँ। जीवनियाँ भी है जो बहुत
अहम है, ठीक है। पांचवा है स्रोतों से बातचीत, जो स्रोत थे उस पर बातचीत, ये भी एक बहुत अच्छा है, ठीक है, जिससे कि धार्मिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। अच्छा स्रोत है एक तरह का, ठीक है। छठा है लिखे हुए पत्रों का संकलन, जो जितने भी लिखे हुए पत्र थे उस टाइम पे उनका संकलन इकट्ठा करके और उससे धार्मिक इतिहास का पुनर्निर्माण करना, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि धार्मिक इतिहास जो रहा है, ठीक है, उस इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है इन्हीं स्रोतों के माध्यम से, ठीक है, इन्हीं स्रोतों के माध्यम से। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है सूफी मत के मुख्य सिद्धांतों को बताइए तथा उसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। सूफी मत जो है उसके मुख्य सिद्धांतों को बताना है और उसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। तो आंसर देखिए, 11वीं शताब्दी आते आते सूफीवादी एक बड़े विकसित आंदोलन में से एक था। जो 11वीं शताब्दी जो था उसके आते आते जो सूफीवाद थे वो एक बड़े विकसित, ठीक है, आंदोलन में से एक था, सूफीवादी जो था वो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इनका सूफी और कुरान से जुड़ा एक साहित्य था। इनका क्या था? सूफी और कुरान से जुड़ा एक साहित्य था। तीसरा पॉइंट है संस्थागत नज़रिए से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित कर रहे थे, ठीक है, स्थापित रहते थे, सॉरी, ठीक है। तो यानी कि संस्थागत नज़र से देखें तो सूफी अपने आप को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित रहते थे, ठीक है। ये 3 पॉइंट है। अब इसकी विशेषताएं क्या थी वो देख लेते हैं। पहला है सूफी लोग साधारण जीवन जीते थे तथा खानकाह पर नियंत्रण पीर अथवा मुर्शिद के हाथ में था। जो पीर और मुर्शिद था उसी के हाथों में था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ये अनुयायियों की भर्ती करते थे और अपने वारिस को नियुक्त करते थे। ये अनुयायियों को भर्ती करते थे और अपने वारिस को नियुक्त करते थे। तीसरा पॉइंट है इनके वीर मरने के बाद दरगाह पर भक्ति के लिए स्थल बना दिया जाता था। मतलब इनका वीर जो होता था मरने के बाद दरगाह पर भक्ति के लिए स्थल बना दिया जाता था, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि ये अपने ईश्वर की, ये अपने क्या करते थे, ईश्वर को जियारत द्वारा याद करते थे। हर किसी का एक तरीका होता है अपने ईश्वर को याद करने का। कोई पूजा पाठ करके याद करता है, कोई नमाज पढ़ के याद करता है, कोई गॉड को प्रणाम, मतलब उसी तरह से अपना अपना एक अलग अलग तरीका होता है। कहने का मतलब ये है, और इनका तरीका था कि ये अपने ईश्वर को जियारत द्वारा याद करते थे, ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि 12वीं शताब्दी में सूफी सिलसिले का गठन होने लगा था। 12वीं शताब्दी में सूफी जो सिलसिले था उसका गठन होने लगा था। तो ये था इसमें से, इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट वीडियो को, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। चैप्टर नंबर 7 है हमारा, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में नायक और अमर नायक में अंतर बताइए। नायक और अमर नायक जो हुआ करते थे उसमें आपको अंतर बताना है। तो पहले देखते हैं नायक क्या हुआ करते थे। पहला है ये सेना के प्रमुख होते थे। ये जो होते थे सेना के प्रमुख होते थे, जो कि आमतौर पर नियंत्रण रखते थे, नियंत्रण रखने का काम किया करते थे। पहला पॉइंट आप ये लिख देंगे। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। कई बार उपजाऊ भूमि को तलाशने में किसान भी इन्हें सहयोग देते थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, और भी आप एक दो पॉइंट अपने हिसाब से लिख सकते हैं नायक के लिए। वैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट भी लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन बशर्ते ये कि सारे पॉइंट सही होने चाहिए, ठीक है। अमर नायक कौन होते थे? पहला पॉइंट है अमर नायक में, अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें प्रशासन के लिए कुछ राज्य क्षेत्र दिया जाता था। अमर नायक होते थे वो सैनिक कमांडर हुआ करते थे जिनको प्रशासन के लिए कुछ राज्य क्षेत्र दे दिया जाता था। दूसरा पॉइंट है ये अपने पास घोड़े, हाथी और हथियारों के बल रखते थे तथा कर का कुछ भाग अपने प्रयोग के लिए अपने पास रखते थे। तथा कर का जो टैक्स का कुछ भाग होता था अपने प्रयोग के लिए अपने पास रखते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कृष्णदेव राय के शासन में किए गए कार्य तथा उनकी सफलताओं का वर्णन करें। कृष्णदेव राय के समय में किए गए कार्य तथा उनकी सफलताओं का वर्णन करना है आपको। आंसर देखते हैं क्या है। पहला है 1512 में तुंगभद्रा और
कृष्ण नदी के बीच के क्षेत्र पर अपना कब्जा किया था, ठीक है, कृष्णदेवराय ने। दूसरा पॉइंट है 1514 में उड़ीसा के शासकों का दमन और 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया था। 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया था। तीसरा पॉइंट है कृष्णदेवराय ने सुंदर मंदिर और भव्य गोपुरम के मंदिरों को जोड़ा। जो कृष्णदेवराय थे उन्होंने सुंदर मंदिर और भव्य गोपुरम के मंदिरों को जोड़ा था, ठीक है। चौथा पॉइंट है कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर साम्राज्य के पास नगलपुरम नामक एक स्थान की स्थापना की। नगलपुरम नाम की स्थापना की अपनी मां के नाम पे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर के लोग जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया करते थे। विजयनगर के जो लोग थे वो अपनी जल आवश्यकताएं जो होती थी, जल की उपलब्धता, मतलब कह सकते हैं कि जल कहाँ से लाया करते थे, उसकी आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया करते थे। क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर का पहला पॉइंट है विजयनगर साम्राज्य जो कि पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था। जो कि विजयनगर जो था वो पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था तथा इसमें तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड था। इसमें क्या था, तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड था जो कि उत्तर पूर्वी दिशा में बहता था। जो क्या था, उत्तर पूर्वी दिशा में बहता था। ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि पहाड़ियों से रिसकर कई जलधाराओं के साथ साथ बांध बनाकर कई अलग अलग होज बनाए गए थे। होज जहाँ पानी आया करता था, ठीक है। तो पहाड़ियों से रिस करके कई जलधाराएं थी, उनके साथ साथ बांध बना करके कई अलग अलग होज बनाए गए थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कई ग्रेनाइट की पहाड़ियों से जलधाराओं का निर्माण करके नदियों में पानी लाया जाता था। कई ग्रेनाइट की पहाड़ियों से जल धाराओं का निर्माण किया जाता था और नदियों से पानी लाया जाता था। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है हीरिया नहर। हीरिया नहर का निर्माण करवाया गया था तथा इस नहर में तुंगभद्रा पर बने पानी के बांध से पानी लाया जाता था। तुंगभद्रा पर जो बांध बना था उससे पानी मतलब लाया जाता था, ठीक है, ठीक है, सॉरी, इससे पानी लाया जाता था, ठीक है। पांचवा है इन जलों का प्रयोग न केवल शहरी केंद्रों के लिए बल्कि धार्मिक केंद्रों के लिए भी किया जाता था। ये जो जल थे इनका प्रयोग न केवल शहरी केंद्रों के लिए किया जाता था बल्कि धार्मिक केंद्रों के लिए भी किया जाता था। 8 नंबर का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है जो कि 8 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। शाही केंद्र शब्द विजयनगर के किस भाग के लिए प्रयोग किया जाता था, इसके पक्ष में तर्क दीजिए। शाही केंद्र जो शब्द है वो विजयनगर के किस भाग के लिए प्रयोग किया जाता था, इसके पक्ष में तर्क दीजिए। आंसर देख लेते हैं। शाही केंद्र शब्द विजयनगर के दक्षिणी पश्चिम भाग के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है, दक्षिण पश्चिम भाग के लिए। पहला पॉइंट है इसके राजकीय केंद्र या शाही केंद्र में 60 से अधिक मंदिर तथा 30 संरचना है, ठीक है, 30 संरचनाएं हैं जिसकी पहचान महलों के रूप में की गई है, जिसकी पहचान महलों के रूप में की गई है। दूसरा पॉइंट है राजा के केंद्रों में राजा का भवन नामक एक विशाल संरचना मिला है। राजा का जो केंद्र उसमें राजा का भवन नामक एक विशाल संरचना मिली है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है परंतु इसके राजकीय आवास का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। इसका जो राजकीय आवास है उसका कोई निश्चित परिमाण नहीं है, सॉरी, ठीक है। चौथा पॉइंट है शाही केंद्र के रूप में 3 चीज़ें मानी जाती है। 3 चीज़ें हैं जो कि शाही केंद्र के रूप में मानी जाती है। पहले महानंबी डिब्बा, ठीक है, दूसरा है कमल महल और तीसरा हजारा मंदिर। तो महानंबी डिब्बा के ऊपर भी एक 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और हजारा मंदिर इन सब पे तो ये तो है ही, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए महानंबी डिब्बा जो है उसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि महानंबी डिब्बा जो था वो उसके बारे में बताइए। 8 नंबर में पूछा जाता है महानंबी डिब्बा के बारे में, ध्यान रखिएगा। तो महानंबी डिब्बा को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये मेरा पर्सनल आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है। ये सिर्फ इतना लिख करके मत छोड़ दीजिएगा, कमल मंदिर, हजारा मंदिर और महानंबी डिब्बा। महानंबी डिब्बा अगर इसी के अंदर एक्सप्लेन करना होता आपको तो आप सिर्फ 2 या 3 लाइन में एक्सप्लेन कर देते, कमल मंदिर महल को भी उसी तरह एक्सप्लेन कर देते, हजारा मंदिर को भी, ठीक है। लेकिन अगर अलग से क्वेश्चन बने 8 नंबर का तो इसके 8 से 10 पॉइंट निकलेंगे महानंबी डिब्बा के, याद रखिएगा। आपकी बुक में सपोर्टिंग मटेरियल में कुछ भी जहाँ पर भी आप देख सकते हैं वहाँ पर देख लीजिए, 8 से 10 पॉइंट निकलेंगे। तो आप महानंबी डिब्बा वाला क्वेश्चन जरूर करके जाए सभी बच्चे, ठीक है। तो बस यही था इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता हुआ, ठीक है।
इतने शॉर्ट टाइम में हम सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप जरूर करके जाएं, ठीक है। बस यही था जमींदार और राज्य। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि अकबर के शासनकाल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। अकबर का जो शासनकाल था उसमें भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, उसको बताना है आपको। तो उत्तर देख लेते हैं हम। पहला है पोलज, ठीक है। पोलज क्या होता था, खेती के लिए महत्वपूर्ण, इसे कभी खाली नहीं रखा जाता था, खोला जाता था। कहने का मतलब यह है, एक तो पोलज भूमि होती थी, ये खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये कभी खाली नहीं रहता था ये भूमि, ठीक है। दूसरा होता था परोती भूमि, इसे कुछ समय तक खाली छोड़ दिया जाता था ताकि उपजाऊ हो सके, ठीक है। कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता था ताकि उपजाऊ हो सके, फिर जब उपजाऊ हो जाता था तो इस पर खेती की जाती थी, इस तरह से इस पर खेती की जाती थी। तीसरा था चच्चर। चच्चर ये वो जमीन थी जो 3-4 वर्षों तक खाली हो, मतलब छोड़ा जाता था। ये ऐसी जमीन थी जिसको 3-4 वर्षों तक खाली छोड़ा जाता था, फिर उस पर फसल वगैरह उगाया जाता था और उसके बाद फिर 3-4 वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। इसके बाद चौथा आता है बंजर। ये वो जमीन थी जिस पर 5 वर्षों या उससे अधिक वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता था, यह खेती के लिए अनुकूल नहीं माना जाता था। ये बंजर भूमि हुआ करती थी जिसे 5 या 5 से अधिक वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, और मतलब ये खेती के लिए उतना सही नहीं था, ठीक है, अनुकूल नहीं था। तो ये 4 भागों में बांटा जाता था अकबर के टाइम पे भूमि को, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अकबर के शासनकाल में भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में भारतीय ग्रामीण दस्तकारों की दशा का वर्णन करें, ठीक है। 16वीं से 17वीं शताब्दी में आपको जो भारतीय ग्रामीण दस्तकार थे उनकी दशा का वर्णन करना है। तो आंसर देख लीजिए। पहला है संख्या। ये पता चलता है कि शायद उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 25% घरों में दस्तकार थे। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा है खेती और वस्तु का उत्पादन एक साथ करना। खेती और वस्तु का उत्पादन एक साथ किया करते थे, ये दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। तीसरा है, आप देख सकते हैं, सेवाओं की अदायगी, ठीक है। सेवाओं की अदायगी मतलब कुम्हार, लोहार, बढ़ाई, नाई आदि दस्तकार, इनकी सेवाओं बदलने के बदले उनको फसल, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो कुम्हार, बढ़ई, नाई आदि ये जो दस्तकार हुआ करते थे, इनकी सेवाओं के बदले उनको फसल या फिर ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा दे दिया जाता था, यानी कि सेवाओं की अदायगी, ठीक है। ये आप सब पॉइंट बना सकते हैं, सब हेडिंग। चौथा है आपका, इसके अलावा वस्तु विनिमय व्यापार भी, वस्तु विनिमय प्रणाली कह सकते हैं, भी हुआ करती थी। इसके अलावा रोज का भत्ता और खाने के लिए अन्य दस्तकारों को नगद देना पड़ता था। ये 4 पॉइंट है, आप लिख सकते हैं। और भी आप अपने जितना आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा वो पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन, वो देखते हैं। मुगल कालीन भारत में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन, ठीक है। आंसर देखिए। पहला है, पुरुषों से कंधा मिलाकर काम किया करती थी। महिलाएं जो होती थी पुरुषों से कंधा मिलाकर के काम किया करती थी। दूसरा है, बुआई, निराई तथा फसलों की कटाई के साथ साथ दाना निकालने का भी काम किया करती थी। बुआई हो गया, निराई हो गया, ठीक है, इस तरह से फसलों के साथ साथ दाना निकालने का भी काम किया करती थी महिलाएं। तीसरा पॉइंट आप लिख देंगे कि महिलाओं पर जैव वैज्ञानिक पत्रिकाओं के आधार पर, ठीक है, प्रतिबंध थे। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में महिलाओं को हल या कुम्हार के चाक को छूने का अनुमति नहीं था। मतलब जैव वैज्ञानिक पत्रिकाओं के हिसाब से ये कहा गया है, ठीक है। कई जगह पे ऐसा होता था कि चाक वगैरह नहीं छू सकती थी, इस तरह से होता था कुछ, ठीक है, हल या चाक नहीं छू सकती थी। तो ये था पॉइंट। चौथा है आंसर का, कुछ महिलाएं दस्तकार के रूप में काम करती थी। कुछ जो महिलाएं थी वो दस्तकार के रूप में काम किया करती थी। 5वां पॉइंट है, बच्चे पैदा करने की योग्यताओं के कारण महिलाओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था। बच्चे पैदा करने की योग्यता महिलाओं के पास ही थी, आज भी महिलाओं के पास है, लेकिन उस टाइम पे बच्चे पैदा करने की जो योग्यता के कारण उनको महत्वपूर्ण एक ओहदा दिया जाता था, एक पद दिया जाता था, ठीक है, उन्हें महत्वपूर्ण समझा जाता था।
छठा है तलाकशुदा महिला शादीशुदा महिला दोनों के विवाह के लिए नियम होते थे। एक तो तलाकशुदा महिला हो गई, एक तो शादीशुदा महिला हो गई, ठीक है। इस तरह की जो हुआ करते थे उस टाइम पे उनके लिए नियम हुआ करते थे, कुछ रूल्स वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। सातवां पॉइंट है घर के पुरुष प्रधान होते थे तथा महिलाओं पर उनका नियंत्रण होता था। घर के जो पुरुष होते थे वो प्रधान होते थे, ठीक है, थोड़े बड़े होते थे और महिलाओं पर उनका नियंत्रण होता था। आज भी देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। बेवफाई के आधार पर महिलाओं को अ, मतलब भयानक दंड दिया जाता था। अगर बेवफाई करती थी महिलाएं उस टाइम पे तो उनको भयानक दंड दिया जाता था, ठीक है। ये कुछ नियम कानून थे। आठवां है अपने पति से धन छुपा कर नहीं रख सकती थी। महिलाएं जो उस टाइम पे होती थी वो अपने पति से धन छुपा करके नहीं रख सकती थी, ठीक है। तो ये कुछ 8 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। 1-2 पॉइंट आप अपने भी जोड़ करके इसमें लिख सकते हैं तो आपको 8 नंबर पूरे मिल जाएंगे। वैसे 8 पॉइंट ये इसी तरह से भी लिख देंगे आप, और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो आपको 8 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है मुगल कालीन समाज में जमींदारों की भूमिका का वर्णन करें। मुगल कालीन जो समाज था उसमें जो जमींदार थे उनकी भूमिका का आपको वर्णन करना है। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है। आंसर देखिए, पहला है ग्रामीण समाज में खास हैसियत के कारण जमींदारों को सामाजिक व आर्थिक सुविधा मिलती थी। ग्रामीण समाज में खास हैसियत के कारण, ठीक है, उनको समाज में क्या होता था, एक अच्छी खासी वैल्यू प्रोवाइड की जाती थी, आर्थिक सुविधाएं मिलती थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जमींदारों के पास उनकी पुश्तैनी जमीन होती थी जिन्हें मिल्कियत कहते थे। कई बार 2 नंबर के भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मिल्कियत किसे कहते हैं, तो आप कह देंगे कि जमींदारों के पास जो पहले से जमीन हुआ करती थी उसे मिल्कियत कहा जाता था। तीसरा पॉइंट है जमींदार अक्सर अपने मजदूरों को दिहाड़ी पर काम पर रखते थे। दिहाड़ी पे आज भी रखे जाते हैं, ठीक है, तथा जमीनों को अपनी मर्जी के मुताबिक बेच सकते थे। जमीन जो होते थे उसको अपनी मर्जी के हिसाब से बेच सकते थे, लैंड वगैरह को, ठीक है। चौथा पॉइंट आप लिख देंगे ये जमींदार गांव से कर वसूलते थे तथा इन्हें कुछ मुआवजा मिलता था। ये जमींदार जो होते थे विलेज से यानी कि गांव से कर वसूला, टैक्स वसूला करते थे और इनको इसका कुछ प्रतिशत मुआवजे के रूप में मिलता था, ठीक है। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले होते थे और अपने सैनिक भी थे। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले हुआ करते थे, खुद के पर्सनल किले हुआ करते थे और खुद के सैनिक भी हुआ करते थे, सोल्जर्स भी हुआ करते थे। छठा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कई जमींदारों ने किसानों को खेत रहने के लिए व खेती करने के लिए दे देते थे। कई जमींदार जो होते थे वो किसानों को खेत जो दे देते थे, यूं ही कि आप रहिए इस खेत पे या फिर आप खेती कीजिए, ठीक है। कई ऐसे जमींदार भी हुआ करते थे। सातवां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कई बार युद्धों को जीतने का श्रेय जो है वो भी जमींदारों को जाता था। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो युद्ध जो जीते जाते थे उनका श्रेय, क्रेडिट जो है वो जमींदारों को दिया जाता था, ठीक है, जमींदारों को जाता था। आठवां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ग्रामीण समाज पर अपनी सीधा नियंत्रण रखते थे, कि जो ग्रामीण समाज था उस पर ये अपना सीधा नियंत्रण रखते थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5वां है आईने अकबरी क्या था तथा ये हमें अपने समय का इतिहास कैसे बताता है। आईने अकबरी क्या था और ये अपने समय का इतिहास कैसे बताता है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है। बस ये इतना ही था ये चैप्टर, ठीक है। शासक और इतिवृत्त चैप्टर का नाम है। इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 4 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मुगल दरबार में पांडुलिपियां तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। मुगल जो दरबार था उसमें पांडुलिपियां किस तरह से तैयार की जाती थी, क्या क्या प्रोसीजर था, क्या क्या मतलब प्रोसेस से गुजरना पड़ता था पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए, उन सभी चीज़ों का आपको वर्णन करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पांडुलिपियां कैसे तैयार की जाती थी। आंसर देखिए, जितना हमने एक पॉइंट में एक लाइन में से भी कम लिख रखा है इतना ही नहीं लिखना है आपको, डीपली कह सकते हैं या पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है अपने एग्जाम में, ठीक है। हम आपको सिर्फ हिंट या थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, पूरा का पूरा आपको खुद से एक्सप्लेन करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। पहला प्रोसेस होता था कागज बनाने वाला। एक वर्ग होता था जो कि सिर्फ कागज बनाता था, मतलब कुछ पर्टिकुलर लोग बैठाए जाते थे जो कि सिर्फ कागज बनाते थे। दूसरे होते थे कि जो कि पांडुलिपियों के पन्ने तैयार करने वाले हुआ करते थे, पांडुलिपियों के पन्ने तैयार किया करते थे। पांडुलिपियां हाथ से लिखी जाती थी, ध्यान रखिएगा। तीसरा होता था पाठ की नकल करने वाले सुलेखक। सुलेखक हुआ करते थे जो कि पाठ की नकल किया करते थे, ठीक है।
चौथा, पृष्ठों को चमकाने वाले कोप्तकार। कोप्तकार आप सब हेडिंग बना देंगे, उसके बाद आप पूरा का पूरा लिख देंगे। पृष्ठों को चमकाने का काम क्या करते थे। पांचवा है, पाठ के दृश्य को चित्रित करने वाले चित्रकार हुआ करते थे। चित्रकार होते थे जो कि पाठ के दृश्य को चित्रित किया करते थे। छठे थे, पन्नों को इकट्ठा करके उन्हें अलंकृत करने वाले जिंदसाज। जिंदसाज जो होते थे पन्ने को इकट्ठा करके उन्हें अलंकृत करते थे। ठीक है, ये कुछ होते थे, इसको आपको एक्सप्लेन करके लिख देना। 6 पॉइंट हमने बताया है, इन 6 को अगर इनमें से 5 भी अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है कि अकबरनामा क्या था। अकबरनामा जो था, अकबरनामा, उसके बारे में आपको बताना है। अकबरनामे के बारे में आंसर देख लीजिए। पहला है पॉइंट आंसर का कि अकबरनामा जिसकी रचना अब्बुल फजल के द्वारा की गई थी। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, अब्बुल फजल ने अकबरनामे की रचना की थी। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अब्बुल फजल कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसे बहुत सारी भाषाएं आती थी उस टाइम पे। ठीक है, उसने इसकी रचना की शुरुआत जो की थी वो 1589 में, यानी कि 1589 में की थी। 89 ठीक है, 1589 में की थी। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इससे लिखने में 13 वर्षों का, इतना लंबा ग्रंथ था कि 13 वर्ष का समय लग गया। ठीक है, 13 वर्षों का समय लग गया था, तथा इसमें सुधार की भी कई बार की गई। इसके अंदर ऐसा नहीं कि सीधा लिख दिया गया हो गया, इसके अंदर कई बार सुधार भी किए गए थे। ठीक है, अकबरनामे में। चौथा है पॉइंट, इससे हमें उसके शासन के बारे में आसानी से पता चलता है। इससे हमें क्या होता है, उसके शासन के बारे में आसानी से पता चलता है। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अकबरनामा जिसे 3 जिल्दों में विभाजित किया गया था, 2 जिल्दों में इसका इतिहास और तीसरे जिल्द में आईने अकबरी के बारे में वर्णन किया गया था। तीसरे जिल्द में क्या था, आईने अकबरी, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था अपने समय का, उसके बारे में वर्णन किया गया था। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन देख लीजिए कि मुगलों की घरेलू दुनिया में स्त्रियों की भूमिका की समीक्षा करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके हम सिर्फ आपको मतलब आंसर प्रोवाइड नहीं करवा रहे, हिंट भी नहीं बता रहे आपको, क्योंकि इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस खुद से कर लीजिए। इतना टाइम है नहीं कि हम आपको अभी इसके आंसर भी बता दें। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो भी हो जाएगा। ठीक है, और भी वीडियोस बनानी है मुझे तो, और लिखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। तो ये आपका, इनकी आंसर हम आपको आने वाली वीडियोस में इन फ्यूचर बताएंगे। फिलहाल के लिए आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाए, आंसर कहीं ना कहीं से देख लीजिए। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, अब्बुल फजल कौन था। ठीक है, अब्बुल फजल कौन था और मुगल दरबार में उसका क्या योगदान रहा। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है, अब्बुल फजल के बारे में। पांचवा क्वेश्चन है अभिजात वर्ग। ठीक है, अभिजात वर्ग जो था, बस इतना ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ठीक है, अभिजात वर्ग के विशिष्ट लक्षण क्या थे, संक्षिप्त में वर्णन करें। अभिजात वर्ग जो था, यानी जो राजा वगैरह जो राज किया करते थे, वही अभिजात वर्ग के अंदर आते हैं। उसके बारे में आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है, अभिजात वर्ग के विशिष्ट लक्षणों के बारे में। तो बस इस चैप्टर से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम, 4 मार्क्स के, 4 मार्क्स वाले। ठीक है, 4 नंबर वाले जो होते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि बुकानंद के विवरण को पढ़ते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बुकानंद का जो विवरण था उसको पढ़ते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देख लेते हैं आंसर इसका क्या है। पहला है, बुकानंद के विवरण को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह एक ब्रिटिश कंपनी का कर्मचारी था। कि वो एक ब्रिटिश कंपनी का कर्मचारी था, ये नहीं भूलना चाहिए। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि उसकी यात्राएं जो थी अज्ञात खोज से प्रेरित नहीं थी। मतलब केवल उसकी जो यात्राएं हुआ करती थी केवल अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थी। ये दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि वह नक्शा नवीसों सर्वेक्षण के साथ यात्रा करता था। वो क्या करता था, मैप वगैरह के साथ नवीसों और सर्वेक्षकों के साथ यात्रा किया करता था। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि उसकी यात्राओं का खर्च कंपनी उठाती थी। उसकी जो यात्रा हुआ करती थी, जो वो ट्रैवल वगैरह करता था, कहीं की भी ट्रैवल करे, चाहे देश विदेश या फिर अपने ही देश में, कहीं पे भी उस टाइम पे वो ट्रैवल करता था, तो उसका जो जितना भी खर्च होता था वो सारा का सारा कंपनी उठाती थी। पांचवा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि वे कंपनी के लिए सूचना इकट्ठा किया करता था। अब कंपनी क्यों उठाती थी उसका खर्चा, क्योंकि वो कंपनी के लिए सूचना इकट्ठा किया करता था। जितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती थी उसको इकट्ठा किया करता था, इसीलिए कंपनी उसका खर्चा उठाती थी। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं उस टाइम पे वो कितना महत्वपूर्ण रहा होगा कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये है कुछ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बंगाल के जमींदार राजस्व राशि भुगतान में क्यों चूक गए। ठीक है, हाईलाइटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, याद रखिएगा। आंसर नंबर पहला है, ठीक है, यानी आंसर का पहला पॉइंट है, आरंभ में राजस्व की दरें और मांगे बहुत ऊंची थी क्योंकि सरकार सोचती थी बाद में राजस्व की मांगों को बढ़ाया नहीं जा सकता। पहले ही जो टैक्स था वो राजस्व जो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि सरकार ये सोचती कि आगे चल के हम टैक्स और नहीं बढ़ा सकते, तो अभी जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा लेते हैं, तो ये सोचती थी, इसीलिए आरंभ में ही जो राजस्व की राशि थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि जमींदार अपने भूमि के सुधार बहुत धन लगा दिए, मतलब जमींदार जो थे वो अपने भूमि के सुधार के लिए बहुत धन लगा दिए, जिसके कारण भुगतान के समय धन कम पड़ गया। मतलब जमींदार जो हुआ करते थे उस टाइम पे, उन्होंने अपनी ज़मीनों को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा धन लगा दिया था। इसके कारण क्या हुआ कि कमी पड़ गई, जब उनको राजस्व टैक्स देना था तो उस टाइम पे धन की कमी पड़ गई उनको, क्योंकि पहले ही धन लगा चुके थे वो। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जमींदारों द्वारा नए कानून को न समझ पाना। जमींदार जो थे वो नए कानून, जो नया रूल आया था, नया नियम आया था, नया कानून आया था, उसको नहीं समझ पाए थे। एक ये भी पॉइंट है। ठीक है, चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि 1990 बोल दिया मैंने, 1790 के दशक में कृषि की उपज की कीमतें थी। ठीक है, जो 1790 के दशक में क्या था, कृषि की उपज की कीमतें थी। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कई बार सूखा, अकाल या अधिक वर्षा के कारण फसल बर्बाद हो जाती थी। कई बार क्या होता था कि सूखा हो गया, अकाल हो गया, इसके कारण से फसलें होती थी बर्बाद हो जाया करती थी। ठीक है, एक ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए इस क्वेश्चन के, जरूर करके जाए इसकी प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि संथाल लोगों ने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। जो संथाल लोग थे वो ब्रिटिश के विरुद्ध, जो ब्रिटिश लोग जो थे उनके विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो आंसर का पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। देखिए, पहला है, संथालों ने बड़ी मेहनत कर जंगलों को काट कर खेती योग्य बनाया, अंग्रेजी सरकार ने भारी कर लगा दिया। संथाल लोग जो थे वो बड़ी मेहनत से खेती के लिए, मतलब ज़मीन को उपयोगी बनाया। पहले तो जंगल वगैरह थे उनको काट करके, ठीक है, फिर उस ज़मीन को इस लायक बनाया कि वहाँ पे खेती की जा सके, लेकिन अंग्रेज़ों ने उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। तो एक ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि ऊंची दर पर कर्ज देकर संथालों की ज़मीनों पर कब्जा करना, ठीक है, जब कर्ज ना मिल पाए तो ऊंची दर पर कर्ज दे करके संथालों की ज़मीनों पर वो कब्जा कर रहे थे। एक ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि संथालों को यह पता चल गया कि साहूकार से कर्ज दिलवाने का इरादा ब्रिटिश सरकार का था, इसके कारण ब्रिटिशों का इन्होंने विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, संथालों द्वारा, मतलब जो संथाल लोग थे उनको ये पता चल गया कि वो जमींदारों के द्वारा, ठीक है, साहूकारों के द्वारा इस तरह से उनको मतलब कर्ज दिलवा करके ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़मीन हड़पना चाहते थे। इसीलिए ये पता चला कि ये सब कौन करवा रहा है उनसे, ये सब ब्रिटिश लोग करवा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ब्रिटिश लोगों के विद्रोह करते हैं, मतलब उनको भगाने का प्रयास करते हैं, उनका विद्रोह करते हैं। ठीक है, उनके अगेंस्ट खड़ा होते हैं। तो एक ये कारण था। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जब संथालों के इलाके पर ब्रिटिश ने अपना नियंत्रण करने का सोचा तो संथाल भड़क गए और उन्होंने 1855 से 56 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, हिंसक विद्रोह कर दिया, एक तरह से कह सकते हैं आप यहाँ पर। ये कुछ पॉइंट्स थे आंसर के जो मैंने आपको बता दिए इस क्वेश्चन के, कि संथाल लोगों ने ब्रिटिश के विरुद्ध में विद्रोह क्यों किया था। तो ये आपको लिख देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर नियंत्रण पाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने मतलब जमींदारों पर नियंत्रण पाने के लिए क्या क्या कदम उठाए उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्या क्या कदम उठाए, चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला है, जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया। जमींदारों की जो सैन्य टुकड़ियाँ थी उसको भंग कर दिया। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया। दूसरा पॉइंट है, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। सीमा शुल्क जो है समाप्त कर दिया गया, ये देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, उनकी हरकतों को देखने के लिए, ठीक है, कलेक्टर की देख रेख में रखा गया। मतलब उनकी जो हरकतें थी, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी उसको देखने के लिए कलेक्टर को रखा गया कि उनकी देख रेख करे। ठीक है, चौथा है कि जमींदारों ने जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था छीन ली गई। जो स्थानीय न्याय था और स्थानीय पुलिस की जो व्यवस्था थी वो छीन ली गई जमींदारों के से। ठीक है,
8 नंबर के क्वेश्चन है उसको देख लीजिए एक बारी, इस चैप्टर से जो निकलते हैं आपके फिर, ठीक है। 8 नंबर के क्वेश्चन है, पहला है 8 नंबर का क्वेश्चन, यानी 5वां क्वेश्चन है, वो है पांचवी रिपोर्ट क्या थी। इसको जरूर पढ़ के जाएं, जो मैं आपको आंसर नहीं भी बता रहा हूँ उनको भी पढ़ के जाना है। वो ऐसा मत सोचिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, समय की कमी की वजह से हम इसका आंसर नहीं लिख पाए हैं, तो इसको भी जरूर पढ़ के जाए सभी बच्चे, ठीक है। पांचवी रिपोर्ट पढ़ के जाइएगा। छठा क्वेश्चन है, जोतदार कौन थे, जमींदारों के मुकाबले जोतदारों की शक्ति ज्यादा कैसे थी, इस क्वेश्चन को भी पढ़ के जाइएगा। और सातवां क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक, ठीक है, औपनिवेशिक अधिकारी जो रिकॉर्ड के भू राजस्व बंदोबस्त के विचारों से प्रभावित थे, उन्हें बंबई दक्कन में एक भिन्न राजस्व प्रणाली लागू करने की क्या जरूरत थी। मतलब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसकी भी प्रैक्टिस करके जाए, ठीक है। और ये है आपका, ठीक है, दक्कन दंगा आयोग, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, तो इन सब की प्रैक्टिस जरूर करके जाए। आई होप कि आपको इस चैप्टर में मैंने जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं, ठीक है, बताए हैं, सब समझ में आया होगा। और आते हैं 4 मार्क्स वाले 4 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि वह कौन से संकेत थे जिनके द्वारा सैन्य विद्रोह शुरू करने की कार्यवाही की गई, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखिए, पहला है कई जगह शाम के समय तोपे के गोले दागे गए, जो तोप के गोले थे वो दागे गए, ठीक है, दाग कर, तो कहीं बिगुल बजाकर, मतलब बिगुल एक टाइप का मतलब बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिसे बजा करके, तो ये एक पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि शास्त्रागार पर कब्जा करने, मतलब करके और सरकारी खजाना लूट कर, ये दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जेल जो था, सरकारी खजाने, दफ्तर, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला करके सारे रिकॉर्ड जलाकर, ये तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेन करके आपको लिखना है, याद रखिएगा। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि गोरे से संबंधित सभी चीज़ों को निशाना बनाया गया, गोरे से संबंधित जो जितने भी चीज़ें थी उन सभी को निशाना बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड विलियम के नेतृत्व में भारतीय समाज को सुधारने के लिए कौन सी नीतियां को लागू किया, कौन सी नीतियां थी उनको लागू किया, वर्णन करें, ठीक है। तो इसका वर्णन करना है आपको, आंसर देख लीजिए। पहला है आंसर का मतलब पहला पॉइंट है कि अंग्रेजी माध्यम से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, अंग्रेजी माध्यम से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया गया। सती प्रथा जो होती थी कि अगर मतलब किसी का पति मर जाता था तो पत्नी को भी उसके साथ रख के जला दिया जाता था, इसके विरोध में एक कानून बनाया गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाया गया। हिंदू विधवा जो एक बार विधवा हो जाया करती थी, उनका मतलब विवाह नहीं हुआ करता था, ब्याह नहीं हुआ करता था, तो उनका ब्याह करवाने के लिए एक कानून बनाया गया, ठीक है। चौथा है कन्या वध का विरोध। पहले क्या होता था कि जब देखते थे कि बेटी पैदा हुई तो उसको मार दिया जाता था, तो इसका विरोध, ठीक है। पांचवा है पांचवा पॉइंट आपका कि विज्ञान और उदार कलाओं के बारे में पढ़ा जाता था, ठीक है। विज्ञान और उदार कलाएं जो होती थी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा जाता था। 8 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 8 नंबर का क्वेश्चन, इसके आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह ना होकर के, मतलब सैनिक युद्ध ना होकर के, अपितु किसान, जमींदार, आदिवासी और शासकों का विद्रोह था, स्पष्ट कीजिए। इसके अंदर ये सारे वर्ग के लोग शामिल थे, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है कि कैसे कैसे शामिल थे, क्या थे। तो ये घुमाया हुआ क्वेश्चन है, जरूर आता है, ये हर बार आता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करें इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि अफवाहों और भविष्यवाणियों ने लोगों को 1857 के विद्रोह को खड़ा होने के लिए कैसे उकसाया था, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है बस शहर। इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं 4 मार्क्स के, 4 नंबर वाले। पहला क्वेश्चन है नए ब्लैक टाउन, जो ब्लैक टाउन था उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो ब्लैक टाउन के बारे में आपको बताना है, आपने पढ़ा होगा ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर, पहला है आंसर का पॉइंट कि नए ब्लैक टाउन जो होता था उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज के बीच विकसित किया गया। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था वो कोलकाता को बोला जाता था मेरे ख्याल से उस टाइम पे, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है।
दूसरा है यह परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था, ये जो था परंपरागत भारतीय शहरों जैसा ही था, ठीक है। तीसरा पॉइंट है वहाँ मंदिर और बाजार के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बनाए गए थे। वहाँ पर क्या था कि मंदिर और बाजार के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बनाए गए थे, ठीक है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि शहर के आड़ी टेढ़ी गलियों में अलग अलग जातियों के मोहल्ले थे। आड़ी टेढ़ी जो गलियाँ थी उसमें अलग अलग जातियों के मोहल्ले थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हिल स्टेशन की स्थापना क्यों की गई थी। हिल स्टेशन जो था उसकी स्थापना क्यों की गई थी वो बताना है आपको। तो देखिए हिल स्टेशन की स्थापना क्यों की गई थी। आंसर का पहला पॉइंट है कि हिल स्टेशन की स्थापना बसावट का संबंध सबसे पहले ब्रिटिश सेना की ज़रूरतों से था। हिल स्टेशन जो होता था वो ब्रिटिश सेना की ज़रूरतों के लिए बनाया गया था। दूसरा है पॉइंट कि हिल स्टेशन फौजियों के ठहरने व घायल सैनिकों का इलाज करने के लिए बनाया गया था। हिल स्टेशन जो होता था उस टाइम पे फौजियों के ठहरने व घायल सैनिकों के इलाज के लिए बनाया गया था, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसके अलावा चौकसी करने व दुश्मनों के खिलाफ हमले बोलने के लिए महत्वपूर्ण था। इसके अलावा चौकसी करने और दुश्मनों के खिलाफ हमले बोलने के लिए भी यह महत्वपूर्ण था, ठीक है। चौथा है पॉइंट कि हिल स्टेशन की जलवायु यूरोप की जलवायु से मिलती जुलती थी और शासकों को वहाँ की हवा लुभाती थी। आपको पता है यूरोप के जो लोग हुआ करते थे वहाँ पर बहुत ठंडी जलवायु हो, लेकिन भारत में बहुत गर्मी पड़ती थी। लेकिन जो हिल स्टेशन बनाए जाते थे वहाँ की जो जलवायु होती थी यूरोप से मिलती जुलती थी, इसलिए जो शासक हुआ करते थे वहाँ की जलवायु उनको बहुत लुभाती थी। तो एक ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। बस यहीं तक था, आपको इतने को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना था। एक दो पॉइंट और लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तीसरा है आपका क्वेश्चन भारत में औपनिवेशिक काल में नगरों की क्या स्थिति थी। भारत में औपनिवेशिक काल में नगरों की क्या स्थिति थी वो आपको बताना है। तो आंसर देख लीजिए। पहला है ग्रामीण इलाकों के गरीब जो होते थे रोजगार के लिए शहर की ओर आ रहे थे। ग्रामीण इलाकों के गरीब जो थे अब उनको वहाँ पे ग्रामीण इलाकों में रोजगार नहीं मिलता था तो वो शहरों की तरफ आकर्षित हो रहे थे, शहरों में आ रहे थे, ठीक है। पहला पॉइंट आप भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि औपनिवेशिक शासकों ने नियमित रूप से सर्वेक्षण कराए। जो औपनिवेशिक शासक थे उन्होंने क्या किया, नियमित रूप से सर्वेक्षण करवाया, ठीक है। तीसरा है पॉइंट कि मद्रास बम्बई और कलकत्ता के नक्शे पुराने भारतीय शहरों से काफ़ी हद तक अलग थे। जो नक्शे थे वो बहुत अलग थे काफ़ी हद तक, ठीक है। भवनों का स्थापत्य कला बदला गया, मतलब भवनों का जो स्थापत्य कला था उसको बदला गया था, ठीक है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जिन हिल स्टेशनों में चाय और कॉफ़ी के बागान लगाए गए थे वे बड़ी संख्या में मजदूर आने लगे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में मजदूर आने लगे जहाँ पर कॉफ़ी वगैरह के बागान लगाए गए थे। तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि अगर जहाँ पर काम मिलेगा तो मजदूर आएंगे ही आएंगे वहाँ पर। तो हिल स्टेशन एक तो अच्छी जगह थी, वहाँ पर मजदूर भी आने लगे। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन से ये भी एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। 16वीं से 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा स्थापित शहरों की क्या विशेषताएं थी। 16वीं से 17वीं शताब्दी में जो मुगलों द्वारा शहर स्थापित किए गए थे उसकी क्या विशेषताएं थी वो आपको बताना है, ठीक है। पांचवा है कि भारत में शहरीकरण के अध्ययन के लिए जनगणना एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस कथन की समीक्षा करें। जनगणना के बारे में आपको बेसिकली अच्छे से डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करके लिख देना है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इतना ही था इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना मैंने आपको बता दिया। ये देख ही सकते हैं आपके सामने, मैंने पूरे का पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। बार बार चैप्टर खत्म होता है चैप्टर। अगर आपको, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं चैप्टर नंबर 13 है, यानी पार्ट 13 है ये। नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम देखते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदल दिया। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार से बदल दिया, तो वो आपको बताना है। तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने बदल दिया। आंसर है पहला पॉइंट आंसर का, कि आंसर का पहला पॉइंट देख लीजिए कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह। आपको पता होगा 1916 का बनारस का हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा। दूसरा है प्रारंभिक आंदोलन। जो प्रारंभिक आंदोलन थे महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए, ठीक है, उनको एक्सप्लेन कर देना है। तीसरा है रोल एक्ट एक्ट। रोल एक्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में आपको बताना है
चौथा पॉइंट है गांधी के सिद्धांत। अब गांधी जी जो थे अहिंसावादी थे, अहिंसा पे चलने वाले व्यक्ति थे, उसके बारे में आपको इनके सिद्धांत एक्सप्लेन करना है। हिंसा का विरोध क्या करते थे, ये अहिंसावादी थे, ठीक है, अहिंसा का ध्यान रखते थे। तो इस तरह से आपको इसका एक्सप्लेन कर देना है। पांचवा पॉइंट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि गांधी ने चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना। गांधी जी जो थे उन्होंने चरखे को ही राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना, तो वो बताना है आपको। आपको पता है गांधी जी ने क्यों चुना, क्योंकि देखिए चरखे से सूत काट देने का काम हुआ करता था, वो स्वदेशपन को अपनाता था, स्वदेशी को अपना मतलब एक तरह से झलकाता था, दिखाता था। तो गांधी जी का एक ही मोटिव था कि लोग हैं जितने भी देश में वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी अपनाए। एक ये मैंने आपको बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया, आपको इसी के बारे में पूरा डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करके लिख देना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है इस चैप्टर से कि किसान गांधी जी को किस तरह देखते थे। हर वर्ग जो था गांधी जी को अलग अलग नज़रिए से देखता था, तो उसी तरह से किसान का जो वर्ग था वो गांधी जी को किस प्रकार से देखा करता था, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है नमक कानून स्वतंत्रता का संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया। नमक कानून जो था वह स्वतंत्रता का संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया, ये आपको एक्सप्लेन करना है 4 नंबर में, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन 8 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि पांचों क्वेश्चन है कि निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है, ठीक है, ये स्रोत सरकारी ब्यौरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है 8 नंबर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर छठा है कि भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो था उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, पूरी की पूरी बताना है भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, कैसे शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ, इस तरह से आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। तो बस यही था इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए, कुछ के नहीं दिए, जितना टाइम मिला उतने टाइम में हम आपको कवर करवा रहे। तो चैप्टर 14 है, यानी कि पार्ट 14 है, जिसका नाम है विभाजन को समझना। विभाजन को समझना, इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर वाले। आपको एक बार मैं क्लियरली बता दूं कि लास्ट के दो तीन चैप्टर जो होते हैं उसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, छोटे क्वेश्चन नहीं बनते, लॉन्ग क्वेश्चन ही बनते हैं, और बनेंगे तो बड़े ही बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे उस चैप्टर से, छोटे क्वेश्चन नहीं बनते ज़्यादातर, ठीक है, कई रेयर केस में ही आ जाता है छोटे क्वेश्चन, लेकिन बड़े ही क्वेश्चन बनते हैं। तो 8 नंबर का पहला क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से, वो ये है कि ब्रिटिश भारत के बंटवारे होने के क्या कारण थे, विस्तार से बताइए। ब्रिटिश भारत जो था उसके बंटवारा होने का क्या कारण था, विस्तार से बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बंटवारे के समय, ठीक है, बंटवारे के समय औरतों के क्या अनुभव रहे, व्याख्या करें। बंटवारा जब हुआ उस टाइम पे औरतों के क्या अनुभव रहे, ठीक है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तीसरा क्वेश्चन है विभाजन को दक्षिण एशिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ क्यों माना जाता है। दक्षिण एशिया का जब हम इतिहास उठाते हैं तो उसमें विभाजन को एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि ब्रिटिश भारत के विभाजन के इतिहास को समझने के लिए मौखिक गवाहियों के विशिष्ट पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। जो मौखिक गवाहियाँ हैं उसके जो विशिष्ट पहलू थे उसका विश्लेषण करना है आपको, ठीक है। तो बस इस चैप्टर से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसके हम 4 नंबर वाले 4 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो निकलता है वो निकलता है कि अल्पसंख्यक पर एन.जी. रंगा के विचारों को स्पष्ट कीजिए। जो एन.जी. रंगा थे उनका क्या विचार था, क्या थॉट्स थे अल्पसंख्यकों को लेकर के। अल्पसंख्यक जो थे उसके अलग अलग विचार थे, अल्पसंख्यक को लेकर के अलग अलग व्याख्या। तो एन.जी. रंगा के क्या विचार थे वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका, ठीक है, के पक्ष में दिए गए बयानों की व्याख्या करें। जो पृथक निर्वाचिका था उसके संविधान सभा में क्या क्या बयान दिए गए थे अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन निकलता है इस चैप्टर से, तीसरा क्वेश्चन निकलता है इस चैप्टर से कि संविधान सभा अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है थी, ठीक है। सोमनाथ लाहौरी के इस कथन की व्याख्या करें। सोमनाथ लाहौरी जो थे इस कथन की व्याख्या करें, सोमनाथ नाथ लाहौरी की बातों को लेकर के, ठीक है। संविधान सभा अंग्रेजों की योजना को सरकार
सरकार कह रहा हूँ, साकार यार, साकार करने का कार्य कर रहा था, ठीक है, कर रही थी। सोमनाथ लाहौर की इस कथन की व्याख्या करें। आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन, 8 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। संविधान सभा में राष्ट्रीय भाषा पर क्या प्रश्न उठे तथा इन्हें हल करने का क्या रास्ता निकाला गया। संविधान सभा में जो राष्ट्रीय भाषा थी